Hello everyone, this is C. Abhishek Agarwal. I'm here to discuss on Accounting Standard 22 that is on accounting for taxes on income जिसे हम deferred tax के नाम से भी जानते हैं. This accounting standard is basically an idea of Accounting Standard Board which tells that why should we calculate tax only on taxable income? We must calculate tax on accounting income as well. To get a better understanding of AS22, let us begin with on which type of entities this accounting standard is applicable. First of all, this accounting standard covered all the listed companies, including the holding and its subsidiaries. From 1/4/2002, it covered other companies as well. And it will be shocking to know that it covers non-corporate entities as well from 1/4/2006. शॉकिंग बोलने का रीज़न ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जनरली नहीं देखते हैं कि कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी माने कि पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या एच हो वो लोग AS22 फॉलो कर रहे हैं रीज़न बीइंग कंपनीज के लिए कंपनीज एएस रूल्स है लेकिन कोई लीगल स्टैट्यूट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को बाइंड नहीं करता है ये फॉलो करने के लिए इसीलिए ये जनरली पब्लिक में उतना पॉपुलर नहीं है तो ये समझने के लिए हमें डेफर्ड टैक्स के बारे में जानना पड़ेगा व्हाट इज डेफर्ड टैक्स अगर वर्ड पे ध्यान दें डेफर्ड टैक्स तो डेफर्ड टैक्स का मतलब है जो टैक्स डेफर हो रहा है अगर डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन बोलते हैं डेफर्ड टैक्स आर इनकम टैक्स which arise in one period but because of timing difference it will have to be actually paid in later years टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जिसको हमें फ्यूचर में पे करना है आज नहीं पे करना फ्यूचर में पे करना है देखते हैं टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है टाइमिंग डिफरेंस मीन्स those difference between taxable income and accounting income which originate in one period but are capable of reversal in one or more subsequent period मतलब जो डिफरेंस आज अराइज हो रहा है ओरिजिनेट हो रहा है लेकिन वो फ्यूचर में जाके रिवर्स हो सकता है एंड परमानेंट डिफरेंस वो है जो डिफरेंस आज अराइज हुआ है लेकिन वो फ्यूचर में जाके कभी भी रिवर्स नहीं होगा वो परमानेंट डिफरेंस है एंड हमें सिर्फ डिस्कस करना है टाइमिंग डिफरेंस परमानेंट डिफरेंस का डिफर्ड टैक्स का वो कोई रिलेशन नहीं है अगर कहीं परमानेंट डिफरेंस है तो वो डिफर्ड टैक्स को इफेक्ट नहीं करेगा एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम वो वो एक डिफरेंस क्यों हो सकता है कोई एक्सपेंस हमने ज़्यादा चार्ज कर रखा हो कोई कोई एक्स्ट्रा अलाउंस हो सकता है जो इनकम टैक्स ने हमें दे रखा हो तो अगर सोचो मैंने कोई एक्सपेंस पीएल में चार्ज किया हुआ है और वो सर्टेनली कि हमारा अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ रहा है मतलब हमने अकाउंटिंग में हो सकता है ज़्यादा चार्ज कर रखा हो सकता है इनकम टैक्स ने अभी मुझे अलाउ नहीं किया हुआ एक्सपेंस अगर वो एक्सपेंस मुझे फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा तो मैं उसे कहूँगा टाइमिंग डिफरेंस फॉर एग्जांपल हम अकाउंटिंग में प्रोविजन को चार्ज कर देते हैं कोई प्रोविजन हमने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन फॉर वारंटी ये सब हम लोग अपने बुक्स में चार्ज कर देते हैं एज एन एक्सपेंस लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि यू विल बी ओनली अलाउड सच एक्सपेंस व्हेन इट विल बी एक्चुअली इनकर्ड जब एक्चुअली इनकर हो जाएगा तब मैं आपको खर्चा अलाउ करूँगा मतलब फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं वो सेट ऑफ हो जाएगा तो अगर फ्यूचर में ये डिफरेंस रिवर्स हो सकता है तो हम उसे कहेंगे टाइमिंग डिफरेंस जैसे कि डिप्रिशिएशन हम बुक्स में डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं एज पर कंपनीज एक्ट लेकिन इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के टाइम पे हमें टैक्स चार्ज करना पड़ता है डिप्रिशिएशन चार्ज करना पड़ता है इनकम टैक्स रेट के हिसाब से एंड अल्टीमेटली हमें पता है कि टोटल एसेट जो है वो अल्टीमेटली जाके जीरो हो जाएगा उस पर पूरा डिप्रिशिएशन चार्ज होना ही है तो आज कोई डिफरेंस आ रहा है तो फ्यूचर में जाके वो रिवर्स हो जाएगा सच डिफरेंस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेम्परेरी डिफरेंस एंड वो डिफरेंस जो फ्यूचर में जाके रिवर्स नहीं होगा मतलब फ्यूचर में जाके वो अलाउ नहीं होगा हम उसे कहेंगे परमानेंट डिफरेंस जैसे कि पेनल्टी कोई परमानेंट डिसअलाउंस हो तो वो सब फ्यूचर में जाके रिवर्स नहीं होंगे तो उनका डिफर्ड टैक्स से कोई लेना देना नहीं है इजी वे में समझते हैं अगर हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम है इफ आवर टैक्सेबल प्रॉफिट इज लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस की टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है टैक्सेबल प्रॉफिट कम है टैक्सेबल प्रॉफिट कम है
इसका मतलब आपको ज़्यादा अलाउंस मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपको मिल रहा है, मतलब आपको आज टैक्स कम देना पड़ेगा, यू हैव टू पे लेस टैक्स नाउ। दैट मीन्स फ्यूचर में जब आपको कम खर्चा अलाउ मिलेगा, कम खर्चा का अलाउंस मिलेगा, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर हमें ज़्यादा टैक्स देना है, देन इट विल क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर अस। डेफर्ड टैक्स हम लोग या तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाते हैं, और हमें हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखना है। फ्यूचर में अगर मुझे ज़्यादा टैक्स देना है तो मैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाऊंगा। फ्यूचर में अगर मुझे ज़्यादा टैक्स देना है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फ्यूचर में अगर मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा तो मेरे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। डेफर्ड टैक्स एसेट मतलब फ्यूचर का इनकम आप आज ही बुक कर रहे हो। फ्यूचर का इनकम आज बुक कर रहे हो मतलब प्रूडेंस को वायलेट कर रहे हो। ये एक कंडीशन आ जाता है इसमें कि प्रूडेंस को आप कैसे वायलेट कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इसके लिए प्रोविजन बना रखा है, तो हम आगे इसको देखेंगे। पहले देखते हैं ये अप्लाई होता कैसे है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंटिंग इनकम दिखा रहा है 100 करोड़ एंड मेरा टैक्सेबल इनकम है 70 करोड़। ये जो 30 करोड़ का डिफरेंस है, अब ये किस वजह से आ रहा है? ये 30 करोड़ का डिफरेंस में 20 करोड़ का जो डिफरेंस है वो है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, एंड 10 करोड़ का जो डिफरेंस है वो है परमानेंट डिफरेंस की वजह से। परमानेंट डिफरेंस हमें पता है कि वो फ्यूचर में कभी रिवर्स होगा नहीं, तो उसमें हमें कोई भी टैक्स का इफेक्ट नहीं देखना है। जो टैक्सेबल इनकम है उसमें एज यूजुअल इनकम टैक्स के हिसाब से करंट टैक्स लगेगा, जो आज का रेट है एप्लीकेबल रेट। एंड जो टाइमिंग डिफरेंस है उस पर हमें बनाना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स। या तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। फ्यूचर में ज़्यादा देना है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फ्यूचर में टैक्स कम देना पड़ेगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट। ये दोनों करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स मिलकर बनता है टैक्स एक्सपेंस। एंड ये टैक्स एक्सपेंस बराबर होगा अकाउंटिंग इनकम पे अगर हम लोग टैक्स रेट चार्ज करें तो ये टैक्स एक्सपेंस के इक्वल आ जाएगा। ये अब एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि ये कैसे इक्वल आता है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरा अकाउंटिंग इनकम है 100 करोड़ एंड मैंने एक कंप्यूटर परचेज किया 50 करोड़ का। डिप्रिशिएशन रेट एज पर कंपनीज एक्ट है 40%, एज पर इनकम टैक्स रेट है 60%। एंड मैंने कंप्यूटर लिया है तो इसका मतलब पक्का ओवर द इयर्स इसका डिप्रिशिएशन दोनों एक्ट के हिसाब से सेम ही हो जाएगा, कि अल्टीमेटली ये जीरो होना है। चाहे अभी इनकम टैक्स में ज़्यादा मिले या चाहे अभी कंपनीज में ज़्यादा मिले, अल्टीमेटली ओवर द ईयर दोनों का डिप्रिशिएशन सेम ही होगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू जीरो होना है अल्टीमेटली जाके। तो फर्स्ट ईयर में मुझे अकाउंट्स में डिप्रिशिएशन मिल रहा है 20 करोड़, लेकिन टैक्स मुझे डिप्रिशिएशन अलाउ कर रहा है 30 करोड़। मतलब मुझे टैक्स ज़्यादा अलाउंस दे रहा है, इसका मतलब मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा आज। तो देखिए मेरा टैक्सेबल इनकम आ रहा है 90 करोड़, तो मुझे टैक्स जो पे करना है करंट टैक्स वो आ रहा है मेरा 27 करोड़, दैट इज ऑन 90 करोड़ पे। सिर्फ 90 करोड़ पे मुझे टैक्स पे करना है। एंड जो टाइमिंग डिफरेंस है, अब मुझे टैक्स में आज ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, मतलब फ्यूचर में कम मिलेगा, मतलब फ्यूचर में मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें मेरा क्रिएट होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में मैं 30% अगर लगाऊं तो वो आते 3 करोड़, तो 10 करोड़ पे 30%, तो मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस बन के आ रहा है 30। एंड अगर मैंने आपको जो बोला था कि टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स रेट लगेगा वो टैक्स एक्सपेंस के इक्वल आएगा। अगर आप देखो 100 करोड़ का अकाउंटिंग इनकम था, 100 करोड़ का अगर मैं 30% चार्ज करता हूँ तो वो भी 30 आ रहा है, और मेरा टैक्स एक्सपेंस जो है करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स वो भी 30 करोड़ आ रहा है। सिमिलरली धीरे धीरे ये टैक्स की जो टाइमिंग डिफरेंस है ये रिवर्स होगा। उसी हिसाब से अब चाहे हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को रिवर्स करें या एक नया डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करके दोनों को सेट ऑफ करें, दोनों दोनों पॉसिबल है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने कंप्यूटर वाले एग्जांपल को कंटिन्यू रखा है, प्लस साथ मैंने और भी कुछ अलावेंस और डिसअलावेंस लिया है। एक मैंने 43B का डिसअलावेंस लिया है, जो फर्स्ट ईयर में अलाउ नहीं हो रहा है, लेकिन वो सेकेंड ईयर में जाके अलाउ हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल पेमेंट के ऊपर है। मैंने फर्स्ट ईयर में एक्रूअल बेसिस पे उसको चार्ज कर रखा है, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि मैं एक्चुअल पेमेंट का ही आपको दूंगा, तो फर्स्ट ईयर में अलाउ नहीं होगा, सेकेंड ईयर में जाके अलाउ हो रहा है। 40A3 का जो डिसअलावेंस है वो परमानेंट डिसअलावेंस है, उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। वो परमानेंट डिसअलावेंस है, वो डिफर्ड टैक्स के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। कोई सेक्शन 10 का एग्जाम्पशन हमें मिल रहा है, उसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटिंग में ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं आ रहा है, लेकिन टैक्स हमें अलग से कोई एग्जाम्पशन दे रहा है। तो ये डिफरेंस भी परमानेंट डिफरेंस है।
वो कभी भी अकाउंटिंग में वापस नहीं आएगा। तो हमारा अकाउंटिंग इनकम है 100 करोड़, टैक्सेबल इनकम है 85 करोड़। टाइमिंग डिफरेंस हमें सिर्फ देखना है, टाइमिंग डिफरेंस है डेप्रिसिएशन की वजह से और 43B की वजह से। जो आ रहा है मेरा, आज मुझे इनकम टैक्स अलाउ कर रहा है 30 करोड़, लेकिन आज मेरा टैक्स इनकम में चार्ज किया हुआ सिर्फ 25 करोड़। तो मुझे 5 करोड़ का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रहा है, मतलब ये मेरे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। तो इसमें मैं DTL क्रिएट करूंगा एंड जो टैक्सेबल इनकम है उसमें मैं करेंट टैक्स निकालूंगा। ये दोनों ऐड होकर मेरा टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आगे चलता रहेगा, कभी रिवर्स होगा। अब रिवर्स करने के लिए हो सकता है हम लोग डेफर्ड टैक्स को रिवर्स कर ले, या फिर एक नया डेफर्ड टैक्स एसेट आप क्रिएट करके रिवर्स करना चाहो तो भी पॉसिबल है। दोनों वे, बोथ वे आर पॉसिबल। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर किसी एंटरप्राइज पे मैट एप्लीकेबल होता है या किसी एंटरप्राइज में टैक्सेबल लॉसेस है तो क्या होगा। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि if calculation of current tax is made by MAT rates, then it will not affect the calculation of deferred tax. क्या बोलना चाह रहे हैं, उधर जो deferred tax का calculation होगा वो हमेशा normal tax rate पे होगा, even if we are paying tax at the rate of MAT. अगर हम लोग MAT का रेट पे टैक्स दे रहे हैं तो भी हमारा जो deferred tax है वो normal tax rate के हिसाब से कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरा अकाउंटिंग इनकम है 20,000, लेकिन मेरा टैक्सेबल लॉसेस हुआ है 10,000 का, टैक्सेबल लॉसेस हुआ है, लेकिन हमारा बुक प्रॉफिट आ रहा है 5,000 का। मतलब आपको 5,000 का बुक प्रॉफिट पे आपको करंट टैक्स देना है। देखिए आपका करंट टैक्स हो रहा है 5,000 का 18.5%। टाइमिंग डिफरेंस किस पे निकलता है, टाइमिंग डिफरेंस निकलता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का। जो मेरा आ रहा है अकाउंटिंग इनकम है 20,000, टैक्सेबल लॉसेस है 10,000, मतलब जो टाइमिंग डिफरेंस है वो है मेरा 30,000। मैंने अजम्पशन लिया है कि जो भी डिफरेंस है वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से है। अब मुझे आज कम टैक्स देना पड़ रहा है या ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। अब आज मुझे कम टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि मेरा इनकम है 20,000 लेकिन मैं टैक्स दे रहा हूँ कम पे, तो मेरे लिए बनेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना है। तो टाइमिंग डिफरेंस पे मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ और वो 30% पे क्रिएट हुआ है, नॉर्मल टैक्स रेट पे, ना कि मैट रेट पे। एंड बात आता है टैक्सेबल लॉस का। अब हमें पता है कि वो टैक्सेबल लॉस फ्यूचर में जाके हम लोग उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। फ्यूचर में जो मेरा टैक्सेबल इनकम आएगा उससे मैं उस टैक्सेबल लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ। मतलब ये टैक्सेबल लॉस मुझे फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अगर फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचाएगा मतलब फ्यूचर में मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में आपको कम टैक्स देना है तो आपको क्रिएट होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। तो 10,000 के लॉस पे मैं डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करूँगा। अब इस पर हम लोग निकालेंगे टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस होगा करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। तो 925 प्लस 9,000 माइनस 3,000, तो हमारा टैक्स एक्सपेंस निकल के आ रहा है 6,925। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि कंपनीज का टैक्स रेट चेंज हो रहा है, रेट 30 to 25 हो गया है, लेकिन ये 25 किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, ये इसके लिए क्राइटेरिया गवर्नमेंट चेंज कर रही है। कभी ये 50 करोड़ के टर्नओवर पे बेसिस पे था, कभी इसको 250 करोड़ पे कर दिया, अब 400 करोड़ के ऊपर वाले कंपनीज के लिए 30% है, बिलो वाले के लिए 25 है। तो बहुत सारे कंपनीज है जो 25% के ब्रैकेट में आ जाएंगे। उनके केस में डेफर्ड टैक्स क्या होगा, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने इस पर एक एग्जाम्पल बनाया। लेट्स से एक मेरा टाइमिंग डिफरेंस जनरेट हो रहा है 30,000 का ईयर 1 में, और मेरा ईयर 1 में टैक्स रेट है 30%। तो मैंने एक डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया 9,000 का। अब ईयर 2 में ये जो मेरा टाइमिंग डिफरेंस है 30,000 का, ये ईयर 2 और ईयर 3 में जाके रिवर्स होगा। ईयर 2 में 18,000 एंड ईयर 3 में 12,000। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जो ईयर 2 एंड ईयर 3 का टैक्स रेट है वो चेंज हो गया है। वो 30 नहीं रहा, अब वो बन गया 25%। प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो रिवर्सल करें वो नए रेट के हिसाब से करें या पुराने रेट के हिसाब से करें। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ने क्या कहा है। Accounting Standard 22 tells that deferred tax should be disclosed in balance sheet at prevailing tax rate. Deferred tax कभी भी नहीं बोलता है कि आपको रिवर्सल इस रेट पे करना है, आपको सीधा वो बोल रहा है कि डेफर्ड टैक्स जो बैलेंस शीट में आएगा वो आज के रेट में आना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, न्यू डेफर्ड टैक्स क्रिएशन जो होगा
वो सिर्फ करंट टैक्स पे होता है। जो नया क्रिएशन होता है डेफर्ड टैक्स का, वो सिर्फ करंट रेट पे होता है, प्रिवेलिंग रेट पे होता है, लेकिन रिवर्सल प्रिवेलिंग रेट पे नहीं होता है। तो जो आपका करंट रेट है 25, उस पर रिवर्सल नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना है कि बैलेंस शीट में कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा 12,000, जो फ्यूचर में रिवर्स होने वाला है। 30,000 आज क्रिएट हुआ था, नेक्स्ट ईयर पे जाके हम लोग को पता चलेगा कि 18,000 रिवर्स होने वाला है, और उसके नेक्स्ट ईयर में 12,000 रिवर्स होगा। मतलब 12,000 का जो रिवर्सल है वो फ्यूचर में जो हमारा सेट ऑफ होगा, तो वो आज अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा एज अ डेफर्ड टैक्स। तो हमें उस पर निकालना पड़ेगा कि फ्यूचर में कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसके लिए मैं आपको प्रोविजन कुछ दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है डेफर्ड टैक्स ओरिजिनेटेड टाइमिंग डिफरेंस पे। जो हमारा 30,000 का टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हुआ, उस पर आज के रेट पे हमें डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना है। उसके बाद हमें डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है टाइमिंग डिफरेंस पे, विच इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन बैलेंस शीट। जो डेफर्ड टैक्स बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, उस पर हमें उस साल के प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से डेफर्ड टैक्स क्रिएट करना है। जैसे कि 12,000 रुपये, जैसे हमने यहाँ देखा कि 12,000 रुपये फ्यूचर में रिवर्स होने वाला है, तो हमने 12,000 रुपये उस साल के रेट, उस साल में जो रेट रहेगा, थर्ड ईयर में जो रेट रहेगा, या फिर सेकंड ईयर में जो रेट है। अब हमें सेकंड ईयर में यही पता है ना कि सेकंड ईयर वाला रेट ही कैरी फॉरवर्ड होगा थर्ड ईयर में। अभी तक तो वही है, क्योंकि थर्ड ईयर का रेट हमें पहले से नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर में रिवर्स होने वाला है उसको 25% के हिसाब से कैरी फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। तो हमें पता चल गया कि 30,000 में जो 9,000 का टाइमिंग डिफरेंस बना था, 3,000 का रिवर्सल जो है वो थर्ड ईयर में होगा, ये पता चल गया। तो हमें सेकेंड ईयर में कितना रिवर्सल करना है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमें पता था, थर्ड ईयर का हमें कैरी फॉरवर्ड पता है कि कितना होने वाला है। तो सेकेंड ईयर का जो होगा वो डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस को हम लोग रिवर्स करेंगे। मतलब सिंपल वर्ड्स में, डू नॉट सी द अमाउंट दैट इज टू बी रिवर्स नाउ। अगर टैक्स का रेट चेंज होता है तो हमें आज का रिवर्सल नहीं देखना है, और फोकस शुड बी ऑन द अमाउंट दैट इज टू बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो रिवर्स होने वाला है, फ्यूचर में जो बैलेंस शीट में, अभी जो हम लोग का बैलेंस शीट में जो कैरी फॉरवर्ड होगा, जो फ्यूचर में जाके रिवर्स होगा, हमें उसको ध्यान में रखना है। फ्यूचर में 12,000 का डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 12,000 पे टैक्स बनता है 3,000, तो आपको 3,000 रखना है। 9,000 का क्रिएट हुआ था, तो आपको कितना हटा देना है, कितना रिवर्स कर देना है, दैट इज 6,000। तो आपको 6,000 का रिवर्सल करना है। जब हम लोग ईयर 3 में आएंगे तो हमें क्या देखना है कि अभी भी 3,000 का रिवर्सल पेंडिंग है। फ्यूचर में कितना रिवर्स होगा, 0। तो फ्यूचर के लिए कोई डिफरेंस बचा ही नहीं, फ्यूचर में हमें 0 कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 3,000 बचा हुआ उसको पूरा पूरी रिवर्स कर देंगे। तो चेंज ऑफ टैक्स रेट में ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि हमें बैलेंस शीट में जो कैरी फॉरवर्ड करना है डिफरेंस को, उसको ध्यान में रखना है। और जब भी डिफर्ड टैक्स क्रिएट होगा वो प्रीवेलिंग रेट पे होगा, रिवर्सल कभी भी प्रीवेलिंग रेट पे नहीं होता है। एक सिंपल करके देखते हैं इसको। अगर हमारा अकाउंटिंग इनकम आज ज़्यादा है तो हमें क्या बनाना है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमारा टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो मतलब आज हमने टैक्स ज़्यादा दे दिया है, फ्यूचर में कम देंगे, तो हम क्या करेंगे, या तो पहले का बनाया हुआ डीटीएल को रिवर्स करेंगे, या फिर एक डिफर्ड टैक्स नया क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये है सब्जेक्ट टू प्रूडेंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डिफर्ड टैक्स मतलब एक इनकम आप बुक कर रहे हो। डिफर्ड टैक्स को बुक करने, एसेट को बुक करने का मतलब है डिफर्ड टैक्स अकाउंट, डिफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आप फ्यूचर इनकम को आज रिकॉर्ड कर रहे हो, जो कि प्रूडेंस के खिलाफ है, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ है। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं S22 में, वो हमें देखना है। अब अगर हमारा अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें क्या करना है, ना तो डीटीएल बनाना है ना डीटीए बनाना है। और अगर मेरा अकाउंटिंग लॉसेस है और टैक्सेबल लॉसेस है, तो हमें क्या बनाना है, हमें डीटीए बनाना है। क्योंकि ये जो टैक्सेबल लॉसेस है फ्यूचर में मेरे इनकम को घटाएगा, फ्यूचर में मेरे इनकम को सेट ऑफ करेगा, तो ये मुझे फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचाएगा। तो मैं इसमें बनाऊंगा डिफर्ड टैक्स एसेट। अब हमें डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ प्रूडेंस इज अ मस्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग डीटीए। अब इसके लिए कुछ प्रोविजंस है जो पैरा 15 एंड पैरा 17 में है। बोलते अगर आपको टैक्सेबल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो
आप डीटीए बना सकते हो, लेकिन उसके लिए वर्चुअल सर्टिनिटी होना चाहिए सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। तो वर्चुअल सर्टिनिटी होना चाहिए विद कन्विंसिंग एविडेंस। और आपको कोई और डीटीए बनाना है किसी और रीजन से, किसी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपको डीटीए बनाना है, तो एक रीजनेबल सर्टिनिटी होना चाहिए। इशू ये है कि रीजनेबल सर्टिनिटी क्या है। अगर हमें डीटीए बनाना है तो रीजनेबल सर्टिनिटी कैसे प्रूव करेंगे हम, या फिर वर्चुअल सर्टिनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस ये कैसे प्रूव करें। तो इसके लिए पैरा 15 और पैरा 17 है। पैरा 15 बोलता है कि रीजनेबल सर्टिनिटी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि फ्यूचर में जाके आपका टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होगा ही होगा, तभी आप डीटीए क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो फ्यूचर इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन आया इस पे कि रीजनेबल सर्टिनिटी कैसे प्रूव होगा, तो बोलते सिंपली रीजनेबल सर्टिनिटी कैन बी एविडेंस्ड बाय रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि ये फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा या फिर फ्यूचर में ये डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब आपको पता है कि ये रिवर्स होने वाला है, तो उसको आप रीजनेबल सर्टिनिटी मान सकते हो। मतलब इनकम टैक्स सेक्शन में लिखा हुआ है तो वो रीजनेबली सर्टेन है। नो, अब बात आता है वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। पता है अगर टैक्सेबल लॉसेस आपका है आज, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ कि आप डीटीए क्रिएट करो, लेकिन आपका क्या गारंटी है कि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट होगा और ये लॉस आपका फ्यूचर का प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। तो मतलब वर्चुअल सर्टिनिटी दीजिए सपोर्टेड विद कन्विंसिंग एविडेंस। तो AS22 के पैरा 17 में ये बोला गया कि इसको आप प्रूव कर सकते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। जब हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते कि फ्यूचर का कैश इनफ्लोज इतना है, या फिर आपके पास कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, कोई सेल का ऑर्डर होना चाहिए, वो भी बाइंडिंग ऑर्डर कि हाँ आपका फ्यूचर में सेल होगा, आपका फ्यूचर में एक्सपोर्ट होगा, आपको फ्यूचर में पक्का पक्की टैक्सेबल इनकम होगा जिसको आप टैक्सेबल लॉसेस सेट ऑफ करोगे और उसकी वजह से आपको फायदा पहुंचेगा। तो ये हमारा पैरा 15 और पैरा 17 था। अब बात करते हैं AS22 का स्कोप क्या है, मतलब किन किन टैक्सेस को कवर करता है। AS22 covers taxes on income which includes all domestic and foreign taxes, लेकिन DDT या CDT को यह कवर नहीं करता है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं टाइमिंग डिफरेंस के, जैसे कि डेप्रिसिएशन का डिफरेंट रेट। हम टैक्स में चार्ज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 180 डेज का क्राइटेरिया, लेकिन अकाउंट में पर डे बेसिस पे करते हैं। फिर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है, इम्पेयरमेंट लॉस की वजह से हो सकता है, ये सारे फ्यूचर में रिवर्सिबल डिफरेंसेस है, तो इसकी वजह से टाइमिंग डिफरेंस होता है। और जो हमने एक्सपेंडिचर किया है 43B में, हमने प्रोविजन बना रखा है लेकिन इनकम टैक्स बोल रहा है कि एक्चुअल पेमेंट के हिसाब से दूंगा, अलाउ करूंगा, उस टाइप का कोई खर्चा, कोई हमने प्रोविजन बना रखा है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। हम क्या करते हैं बुक्स में, हम एक बार में राइट ऑफ करते हैं, लेकिन 35D बोलता है मैं 1/5 करके अलाउ करूंगा। तो ये तो आपको पता है कि फ्यूचर में दोनों बराबर होना है, मतलब ये फ्यूचर में रिवर्स हो जाएगा, तो आप इसके लिए डेफर्ड टैक्स बना सकते हो। परमानेंट डिफरेंस का एग्जांपल, जैसे कि कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर आपने चार्ज किया हुआ है PL में, इनकम टैक्स बोलता है कभी अलाउ नहीं होगा। पेनल्टी आपने चार्ज किया हुआ है, इनकम टैक्स बोलता है कभी अलाउ नहीं होगा। कोई पेमेंट उसने डिसअलाउ कर दिया 40A3 पे, कोई डोनेशन जो TG में कवर नहीं होता है, कोई रेमुनेशन अपने अलाउ कर दिया, पार्टनर को पेमेंट कर दिया एबव लिमिट, कोई साइंटिफिक रिसर्च पे आपने खर्चा किया जो अलाउ नहीं है। तो इस टाइप का कोई एक्सपेंडिचर अगर है जो फ्यूचर में अलाउ नहीं होगा, तो इसमें इसको हम लोग परमानेंट डिफरेंस मानते हैं, इस पर डेफर्ड टैक्स का कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। तो कोई भी अगर आप क्वेरी है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।